दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आने वाले समय में कौन सा देश दुनिया में महाशक्ति बन सकता है और कौन सा देश आने वाले समय में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? भैया, आप में से देखिए बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा जिस तरह आज दुनिया में अमेरिका एक महाशक्ति बना हुआ है, तो शायद आने वाले समय में भी अमेरिका ही महाशक्ति बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है और आने वाले समय में विश्व महाशक्ति बनने में कई देशों में जमकर होड़ लगी हुई है। इस देश में रशिया, जापान, भारत और चीन जैसे कई देशों का नाम शामिल है। 17वीं शताब्दी के दौरान ग्रेट ब्रिटेन को दुनिया में महाशक्ति माना जा रहा था। उससे पहले मंगोल्स ने दुनिया के अधिकांश हिस्से में अपना हक जमाया हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, रोमन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर जैसे कई साम्राज्यों ने भी समय समय पर पूरी दुनिया में खुद को महाशक्ति का मेडल दिया है। वहीं 20वीं शताब्दी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन को महाशक्ति बताया जा रहा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महाशक्ति का एक खिताब अमेरिका के पास चला गया और पिछले 75 वर्षों से भी ज्यादा समय से अमेरिका को ही पूरी दुनिया में महाशक्ति बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में कई ऐसे देश हैं जो मिलिट्री से लेकर जीडीपी तक हर मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ने का दमखम रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बात करेंगे जो साल 2050 तक दुनिया में महाशक्ति बन सकते हैं। इंडिया। आने वाले समय में दोस्तों, इंडिया विश्व में एक महाशक्ति बन सकता है। ये बात दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स पहले ही बता चुके हैं और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2050 तक भारत जीडीपी के मामले में विश्व में प्रथम नंबर पर होगा, वहीं दूसरे नंबर पर चीन होगा और अमेरिका लुढ़क कर तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगा। आज भारत जिस गति से तरक्की कर रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। पिछले 20 सालों के दौरान अगर औसतन विकास दर पर नजर डाली जाए तो भारत की एवरेज जीडीपी अमेरिका जैसे कई देशों से ज्यादा रही है। साल 2050 तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी में 60% योगदान एशियन देशों का ही होगा। अगर भारत के इतिहास पर नजर डाली जाए तो एक समय भारत पूर्ण रूप से समृद्ध देश था, लेकिन ब्रिटिशर्स के लगभग 200 साल के शासन के दौरान सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत विकास के मामले में दुनिया से बहुत पीछे रह गया। वहीं आजादी के बाद नेहरू और गांधी जी ने एक नए भारत की नींव रखी। नेहरू जी ने देश की इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। तब ऐसा माना जाता था कि इससे देश में विकास को एक नई गति मिलेगी और कुछ दशक तक ये बात सही भी साबित हुई। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में भारत समेत दुनिया के कई देशों में आर्थिक मंदी आ गई। देश के हाल इतने बुरे थे कि आर्थिक आपातकाल की स्थिति का संकट मंडरा रहा था। लेकिन उस समय के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सूझबूझ ने देश की स्थिति को सुधारने का काम किया। इसके बाद देश में गिरती इकोनॉमी को संभालने के लिए टैक्स कम किए गए, पब्लिक मोनोपोली भी कम कर दी गई, एफडीआई को बढ़ा दिया गया और यही वो समय था जब देश में मुख्य व्यवसाय कृषि की बजाय सर्विस सेक्टर घोषित कर दिया गया। 1950 में आजादी के बाद देश की इकोनॉमी में कृषि उद्योग का योगदान 54% था, जो 1990 में घटकर 22% रह गया था और आज के समय में ये केवल 15.4% है। वहीं आज के समय में अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो भारत के जीडीपी में इसका लगभग 53% योगदान है। वहीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में शुरू किया गया मेक इन इंडिया कैंपेन देश के लिए काफी सही रहा, जिसने जीडीपी को मजबूती प्रदान की। किसी भी देश की जीडीपी के मजबूत होने के लिए देश का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। साल 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के मामले में देश 100वें पायदान से चढ़कर 63वें पायदान पर पहुंच गया। साल 2016 में हमारे देश ने विकास के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया। आज विदेश की सैकड़ों कंपनियां भारत में अपने प्लांट लगा रही हैं और इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक हैं। आज के समय में वीवो, शाओमी, सैमसंग और एप्पल जैसी कई बड़ी कंपनियों के मोबाइल फोन्स भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। कंपनियों द्वारा भारत में इन्वेस्ट करने का एक मुख्य कारण हमारे देश में कम लेबर कॉस्ट है। चीन में जहां लेबर कॉस्ट औसतन 2000 रुपए है, वहीं भारत में केवल 370 रुपए है। इसके अलावा मिलिट्री के मामले में भी भारत दुनिया के टॉप देशों की सूची में शामिल हो गया है। आज के समय में भारत के पास 4000 से ज्यादा टैंक्स, 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स, 600 फाइटर जेट्स मौजूद हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ना तो लाजमी है। लेकिन दोस्तों, भारत के महाशक्ति बनने में कई बाधाएं अभी भी हैं, जैसे कि करप्शन, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आदि। ऐसी कई तरह की समस्या हैं जिन्हें भारत से दूर करना जरूरी है। चाइना। दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बनने में इस समय अमेरिका के बाद सबसे बड़ा दावा चीन का ही है दोस्तों। चीन की इकोनॉमी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है
और 2035 तक अमेरिका को पछाड़कर चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ महाशक्ति बनने का खिताब भी अपने नाम कर सकता है। जिस रफ्तार से चीन में विकास हो रहा है उस पर नजर डाली जाए तो साल 2030 तक चीन और अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ही करीब आ जाएगी, जिनमें मात्र $100 करोड़ या उससे भी कम का अंतर होगा। आज चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया ऐसे कई देशों को आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। इन देशों में चीन की कंपनियां अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं और इस तरह चीन इन सभी देशों को अपनी तरफ कर रहा है, जिससे कोई भी देश उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत ना कर सके। वहीं चीन ज्यादा से ज्यादा डैम्स पर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश पिछले कई सालों से कर रहा है। इसके अलावा वन बेल्ट वन रोड के जरिए चीन एशिया और यूरोप के 70 देशों को जोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। सबसे तेज और सस्ते प्रोडक्शन के मामले में आज चीन का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आज चीन में ही निर्मित हो रहे हैं। जापान। दोस्तों, अगर दुनिया में सबसे समृद्ध देशों और भविष्य में महाशक्ति बनने वाले देशों की बात की जाए तो जापान को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। 4.872 ट्रिलियन के साथ आज जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जापान के आधुनिक तकनीक और टेक्नोलॉजी से आज पूरी दुनिया वाकिफ है। जापान देश ने ऐसे कई सारे आविष्कार किए हैं जो पूरी दुनिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें जो जापान को महाशक्ति बनने से रोक सकती हैं, वो है पहली उसकी लोकेशन। जापान एक ऐसा देश है जहां भूकंप आना एक आम बात है। दूसरी है जापान के लोग काफी ज्यादा सीधे माने जाते हैं और वो हमेशा से ही युद्ध से बचने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप एक महाशक्ति बनना चाहते हैं दोस्तों, तो हर वक्त युद्ध के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि महाशक्ति बनने के साथ ही कई सारे दुश्मन भी आपके पैदा हो जाते हैं। साथ ही महाशक्ति के पास एटॉमिक बॉम्ब होना भी जरूरी है। जापान का कहना है कि उसने आज तक कभी एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाया, क्योंकि वो आज भी 1945 में हुए परमाणु हमले से पूरी तरह से उभर नहीं पाया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जापान के पास एटॉमिक बॉम्ब है, लेकिन वो दुनिया को इसकी जानकारी देना नहीं चाहता है। रशिया। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया ने दर्जनों देशों को अपने साथ मिलाकर सोवियत यूनियन की स्थापना की थी। सोवियत यूनियन बनने के बाद पूरी दुनिया में रशिया को महाशक्ति बताया जा रहा था, लेकिन 1945 में जब अमेरिका महाशक्ति बना तो ये बात रशिया को बिल्कुल भी रास नहीं आई और तब से लेकर आज तक रशिया वापस महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहा है। लेकिन 1990 में सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद रशिया को आर्थिक तौर पर गहरा झटका लगा था। हालांकि पिछले कुछ सालों के दौरान जब से व्लादिमीर पुतिन ने रशिया की कमान संभाली है, वैश्विक स्तर पर इस देश ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी भरपूर मात्रा में है। चीन सहित दुनिया के कई देशों में आज रशिया के द्वारा ही तेल की सप्लाई की जा रही है। साथ ही मिलिट्री इक्विपमेंट के मामले में रशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर देश भी बन रहा है। आज दुनिया के 80 से अधिक देशों में रशिया द्वारा हथियार और अन्य मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किए जा रहे हैं, जिनमें भारत का नाम भी शामिल है। फिलहाल रशिया की इकोनॉमी दुनिया में 11वें स्थान पर है, लेकिन अगर ताकत की बात की जाए तो रशिया का नाम दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है। महाशक्ति बनने के लिए इकोनॉमी के अलावा भी अन्य कई जरूरी बातें हैं, जैसे देश में महाशक्ति नेता का होना और एक ताकतवर सेना का होना, और इन दोनों ही चीजों में रूस का मुकाबला करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दोस्तों, अब हम ऐसे 2 देशों की बात करेंगे जिन्हें सुनकर यकीनन आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये इस लिस्ट में क्या कर रहे हैं। सो अगला नाम है दोस्तों वियतनाम का। दोस्तों, वियतनाम के अगर पिछले 35 सालों के इतिहास पर नजर डाली जाए तो इस देश ने 7% की औसतन दर से विकास किया है। 1990 के दशक की मंदी और साल 2007-2008 के दौरान जो वैश्विक मंदी आई, उसके बावजूद जो विकास हुआ वो कमाल है। साल 1986 में वियतनाम में प्राइवेट बिजनेस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। वियतनाम को सरकार एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई और देश में भुखमरी के कारण लोगों की मौत होने भी लग गई। इसके बाद दोस्तों 1990 में सरकार ने प्राइवेट बिजनेस पर बैन हटा दिया और देश में FDI लॉ को मंजूरी मिल गई। इससे देश में P&G, यूनिलीवर, नेस्ले, सैमसंग जैसी कंपनियों ने दस्तक दी और देश के हालात सामान्य होने शुरू हो गए। साल 1989 में वियतनाम में जहां एक तरफ 1200 स्टेट ओन्ड कंपनियां थी, वहीं साल 2016 में ये घटकर सिर्फ आधी रह गई, यानी कि 600। और इन कंपनियों की संख्या दोस्तों धीरे धीरे कम होती जा रही है। सरकार द्वारा बड़ी संख्या में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और आज की तारीख में वियतनाम 7 लाख से ज्यादा प्राइवेट बिजनेस चला रहे हैं। वियतनाम की रफ्तार को देखते हुए वर्ल्ड में ना सही, लेकिन एशिया में ये अपने नाम का वर्चस्व जरूर फहरा देगा। हालांकि इस देश में बूढ़े लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है
फिलहाल इस देश में 30 से 40 वर्ष के लोग की संख्या सबसे ज्यादा है और आने वाले कुछ समय में यह आबादी बूढ़े लोगों में शामिल हो जाएगी। इस समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों जापान वियतनाम की मदद कर रहा है। फिलीपींस। अंत में बात करते हैं एक बेहद ही खूबसूरत देश फिलीपींस की। फिलीपींस की कहानी काफी हद तक भारत की जैसी ही नजर आती है। हालांकि भारत देश फिलीपींस के मुकाबले 11 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद फिलीपींस की विकास दर को पीछे नहीं छोड़ पाया। आज भारत में औसतन प्रति व्यक्ति आय 1,55,000 है, वहीं फिलीपींस में ये 2,58,000 से ज्यादा है। 1990 में फिलीपींस की इकोनॉमी में 1/3 योगदान कृषि उद्योग का था, जो आज घटकर केवल 10% ही रह गया है। वहीं 60% योगदान आज इस देश में सर्विस सेक्टर का है, तो वहीं 30% योगदान इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। फिलीपींस ने पूरी तरह से अमेरिका के कल्चर को अपनाने की कोशिश की है। ये एक युवा देश है और इसीलिए रेमिटेंस भी यहाँ का एक प्रमुख मुद्दा है। जो लोग रेमिटेंस का मतलब नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहूँगा। इसका मतलब है कि विदेश जाओ और पैसे कमाकर देश भेजो। इसी से फिलीपींस ने साल 2014 में 20 लाख करोड़ की कमाई की थी। हालांकि गरीबी, इनकम इनइक्वालिटी और खराब स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी कई परेशानियां इस देश में हैं, लेकिन अगर विकास की रफ्तार देखी जाए तो जल्द ही ये देश इन सब दिक्कतों को दूर करता हुआ विश्व के बेहतरीन देशों की सूची में शुमार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आज की वीडियो में आपको कौन कौन से देश सबसे अच्छे लगे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, अपने फैमिली मेंबर्स के संग शेयर करना ना भूलें।